रुक जाना 8:30 तक, उसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं जो ये वाला प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करेंगे, ठीक है? यस मैम। चलिए जी, ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चा जी। आ जाओ। हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। पहले तो हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ा था कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या है, ठीक है? फिर उसके अलावा हमने जो किया था दैट वाज हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस। फिर से किसी को हाइब्रिड क्रॉस क्या पता नहीं यार क्या होता है इसमें। क्या मैम? ये गूगल मीट आप देख रहे हो, गूगल मीट जो है एक्सटेंशन नहीं दे रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम। एक्सटेंशन मैंने दिया हुआ है बट फिर भी पता नहीं क्यों अभी भी मतलब मेरे को दिखा रहा है ना क्लास ज्वाइन नहीं हो रहा है। मैम जूम पे हो जाती है ज्वाइन जल्दी से, बट इस पे लिमिटेड होते हैं। नहीं बच्चे, बट आप देखो ना कि पता है बच्चे मुझे ना कंटिन्यूअसली मैसेज कर रहे हैं कि मैम डायरेक्ट लिंक सेंड कर दो, क्लास ज्वाइन नहीं हो रहा है। मैम जूम में ना 45 मिनट्स में आपकी क्लास फिर से खत्म हो जाती है, तो डिसएडवांटेज है उसका। अच्छा यस मैम, उसमें टाइम लिमिट होती है और एक स्टूडेंट लिमिट्स होती है। 100 या 150 से ऊपर नहीं आ सकता। ओके ओके, बट पता है बच्चे फिर आपको ना 2 मिनट का सब्र थोड़ा सा करना पड़ेगा सो दैट मैं ना उन बच्चों को भी ये वाला जो मैस लिंक है डायरेक्ट वाला क्लास लिंक वो बस डेट कर दोगे ना उसकी ओ भेज दो, कोई नहीं। कोई नहीं मैम जी, भेज दीजिए। बिकॉज मैंने ना ऑटो देखो हम लोग को बोला गया ना ग्रुप ऑटो एडमिट सॉरी गूगल मीट एक्सटेंशन करने के लिए, मैंने वो भी कर दिया है बट फिर भी पता नहीं क्यों है कि बच्चे देखो आपको भी पॉपअप आवाज तो आई रही होगी ना टूणू टूणू करके। नो मैम। अच्छा तुम्हारे में नहीं आती बट मेरे में आ रही है ये आवाज कि बच्चे जो हैं ज्वाइन। मैम वो केवल होस्ट के पास जाती है, जो मीटिंग होस्ट होता है। मतलब तुम लोग को ये पता रहता है कि हाँ मैम को इतना ज्यादा नहीं पता है ना। चलिए बस एक मिनट दीजिए मुझे पेस्ट भाई। चलो ये ग्रुप 14 है ना, इसमें ग्रुप 14 के बच्चे आते हैं। यस मैम। यस मैम। ठीक है ग्रुप 14 है एक्स्ट्रा ग्रुप वाले। चलो आई होप इससे अब वो ज्वाइन कर पाएंगे। मैम ये तो एक्स्ट्रा ग्रुप 2 और 3 का है ना? हाँ एक्स्ट्रा ग्रुप 1 2 3 एंड ग्रुप 14 4 बैचेस इस टाइम पे लगते हैं ना एक साथ मेरे। ओके मैम। मैम आ गया लिंक। नहीं लिंक तो आ गया बट बच्चे तो अभी भी ज्वाइन नहीं कर रहे ना 47। ये देखो पहले क्या करूं मैं इसका पता नहीं। यहाँ का माइक ऑफ है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी बच्चा। ये ना देखो अब आपकी क्लास का नंबर भी बढ़ रहा है मैम तो क्लास बच्चे दिक्कत हो रही थी बहुत। पता है बच्चे आपने क्या करना है ना, आप डायरेक्ट उस पे उसको डिफॉल्ट सेट कर दो ना अपने क्रोम को। ये प्रॉब्लम आ रही है, मैंने इसीलिए आपको दोबारा से दूसरा वाला लिंक भेजा है। जी मैम। ठीक है मतलब ये वाला जो है चीजें कोशिश की जा रही है कि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए बट आई डोंट नो, मैंने इसको अपडेट भी किया है और क्रोम को भी वो किया है बट फिर भी ये चीज प्रॉब्लम आ रही है। आपको पता है क्या करना है ना कि क्रोम को बाय डिफॉल्ट सेट कर दो। क्या नाम है मैम धर्मेंद्र? कैसे? यस मैम। ठीक है तो क्रोम को आप जाके जब बाय डिफॉल्ट सेट करोगे मतलब क्या कि जो लिंक आता है ना उसको सीधे जाके इसी पे पेस्ट मारो। ठीक है कहानी खत्म। ओके मैम। ठीक है चलिए जी। एंड फॉर दो स्टूडेंट्स की जिनको क्या बोलते हैं थोड़ा सा वो रहता है ना कि मैम क्लास, हाँ जी बच्चा मुझे पता है वैशाली क्लास ज्वाइन होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, बस 1-2 दिन का ही टाइम दे दो उसके बाद ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी आपकी। ठीक है चलिए। मैम ग्रुप कब तक शिफ्ट हो जाएगा? शिफ्ट बच्चे इसी वीक में हो जाएगा, अब है इस वीक में एनी हाउ हो जाएगा। हाँ जी जाकिया फिलहाल तो टेस्ट होगा। चलिए मोनो हाइब्रिड क्रॉस है हमारा और उसके अलावा हमने टेस्ट क्रॉस पढ़े थे, टाइप्स ऑफ क्रॉसेस, टेस्ट क्रॉस, देन हमारा बैक क्रॉस और हमारा रेसी। मैम स्क्रीन विजिबल नहीं है। यस मैम। ठीक है और हमारा रेसिप्रोकल जो क्रॉस था वो हमने पढ़ा था। ठीक है ये सारे जो क्रॉसेस थे कल की क्लास में हमने पढ़े हुए थे रेसिप्रोकल क्रॉस। ठीक है चलिए जी उसके अलावा हमने क्या पढ़ा था इसमें, बोलो बोलो फटाफट से। कोई नहीं तुम लोग 8:30 तक रुक जाना, मैं आगे का क्रॉप करके ही डालूंगी ठीक है वीडियो जो अपलोड करूंगी। रेसिप्रोकल क्रॉस हमने पढ़ा था और हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, बस इतना ही। आई होप इतना ही था। ठीक है चलो जी। यस यस मैम।
ठीक है, आज की जो क्लास हमारी क्या बोलते हैं घूमेगी, दैट विड बी लॉज के पीछे पीछे घूमेगी। और आज की क्लास में हम दो लॉज को बहुत अच्छे से, हाँ इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन हमने स्टार्ट कर दिया था, बिल्कुल सही मीना। ठीक है, लॉज ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये दो लॉज को हम एनसीईआरटी बेसिस से प्लस उसे हम कैसे अप्लाई करते हैं उस बेसिस पे, प्लस इनके एक्सेप्शंस कौन कौन से हैं उन तीनों बेसिस पे पढ़ेंगे, जिसमें हमारे एक्सेप्शन में कौन कौन से आ जाएंगे, इनकम्प्लीट एंड कोडोमिनेंस। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास के लिए मैं आपको होमवर्क भी दूंगी कि कल की क्लास में आपको क्या पढ़ के आना है। चलिए जी, लॉ ऑफ डोमिनेंस की अगर हम बात करें, ये पूरा आपका एनसीईआरटी लाइनर से ध्यान से एक बार देखते जाओ, थोड़ा सा टफ पड़ेगा बट आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऑब्जर्व आफ्टर मोनो हैबिट क्रॉस आ जाइए बच्चा जी। ठीक है, चलो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहते हैं, बहुत ही अच्छे से आपको ये सारी बातें जो हैं पता है, बट एक बार हमने क्या करना है, थोड़ा सा देखते हुए चलना है। जस्ट 1 सेकेंड। चलिए जी, क्या कह रहा है लॉ ऑफ डोमिनेंस कि इन एवरी ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड ऑफ बंडल ऑफ कैरेक्टर्स। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं बच्चा ना, अभी आज से ही हम लोग का थोड़ा सा जो है सेग्रीगेशन स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज योर मेंडेलियन एंड नॉन मेंडेलियन। ठीक है, कि हमारे ये दोनों प्रोसेस क्या क्या, मतलब ये दोनों जो है, ये दोनों चीजें हैं क्या क्या, नॉन मेंडेलियन। ठीक है, कि ये आपके कौन कौन से पॉइंट्स हैं। गुड इवनिंग जी, जितने भी बच्चे ना न्यू ज्वाइन कर रहे हैं ना, वो प्लीज एक बार एंड ऑफ द क्लास में रुक जाइएगा। ठीक है, ओके राजू जी, राजू ये हमारा क्या बोलते हैं जेनेटिक्स चैप्टर है, बट आज का ये वाला पार्ट आपको बिल्कुल समझ में आएगा बिकॉज इट्स फ्रेश। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस अभी जस्ट हमने स्टार्ट किया। हमारे पास क्या आता है बच्चा जी, लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, मेंडल को एग्जैक्ट फॉलो करेंगे। मेंडल ने क्या कहा था, मेंडल ने कहा था मैम कि नमस्ते जी, मेंडल ने कहा था कि हमने जो पेरेंट्स से कैरेक्टर ले लिए हैं, एक हमारा आपको पता है क्या होता है फीमेल, एक मेल, और जो इसका F1 हाइब्रिड आ रहा है, ठीक है, मेंडल ने जो कहा था कि F1 हाइब्रिड हमेशा इन दोनों में से जिसका भी डोमिनेटिंग फीचर होगा उसको ही कॉपी करेगा और उसको ही F1 जनरेशन तक पहुंचाएगा। ये बात हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गई, बट आपको क्या करना है, आपको लिखनी भी आनी चाहिए कि आप ये बात कैसे लिखोगे। वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, that every organism is formed of bundle of characters and each character is controlled by a pair of factors। क्योंकि मेंडल ने कभी भी जीन वर्ड यूज नहीं किया था, कि हर एक कैरेक्टर जो है हमारे ऑर्गेनिज्म में उसको कौन क्या बोलते हैं कंट्रोल कर रहे हैं, उसको कंट्रोल कर रहे हैं मैम फैक्टर्स। ठीक है, उसको मैम फैक्टर्स कंट्रोल कर रहे हैं, और उसको आज के टाइम पे हम क्या बोलते हैं, जीन। ठीक है, क्या कहा जाता है, जीन। अब हर एक जो जीन है या फैक्टर है वो कैसे आता है हमारा, वो मैम हमारा पेयर में रहता है, यही पढ़ा है हमने। हाँ जी मैम, वो हमारा पेयर में रहता है। और आपको पता है कि हमने जीन के अंदर भी एक पार्ट पढ़ा था, क्या, एलील। एलील्स। ठीक है, ये हमारे पार्ट थे। चलो जी, वही सारी लाइनें हमने यहाँ लिखी है कि ईच फैक्टर ऑफ अ पेयर्ड फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर वेराइटी। अब ये कह रहा है कि हमने जितना जो ये चीजें पढ़ी ना कि हमारा F1 जनरेशन में आएगा, ये सब चीजें, वो सब जो चीजें है ना, वो हमारा जीन ही डिसाइड करता है। क्या मतलब मैम, मतलब ये कि आपको बहुत अच्छे से पता है कि हमने जो ये हमारे पेरेंट्स हैं उनका जो गैमीट है वो एक गैमीट यहाँ से आता है, आपको पता है ना गैमीट हमेशा हाफ आता है, ठीक है, और एक हमारा यहाँ से आ रहा है। तो जो भी गैमीट हमारा बन के एक पेयर जीन को बनाएगा वही हमारा कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा। और F1 जनरेशन में ईदर ऑफ द पेरेंट ही एक्सप्रेस होता है, दोनों पेरेंट्स में से एक, जब हम पढ़ रहे हैं क्या, मेंडेलियन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। बिल्कुल क्लियर हो गई बात ये मैम। चलिए जी, तो यही सारी चीजें हम फिर से एक बार देख लेते हैं। क्या कह रहे हैं ये कि कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय द डिस्क्रीट यूनिट्स, जिनको हम फैक्टर या जीन कहते हैं। ठीक है मैम, फैक्टर्स हमेशा पेयर में आते हैं। ठीक है मैम, इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट्स मतलब डोमिनेट करता है ओवर द अदर। क्या मतलब हुई इस बात का, ये ही मतलब है मैम, ये जो लाइन लिखी, ये जो पार्ट है कि एक, अभी तक हमारे कैसे थे, अभी तक हमारे जो फैक्टर्स थे ये जो पेयर में थे वो कैसे थे, एक जैसे थे, होमोजाइगस थे। यहाँ पे भी होमोजाइगस थे, यहाँ पे भी, भले ही एक डोमिनेंट है एक रेसेसिव है, बट जब हमारा फैक्टर उसमें आ जाता है हेटेरोजाइगस में, तो वो पार्ट कह रहा है ये थर्ड वाला लाइन। और यही आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस भी है कि एक जो डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर है, डिसिमिलर पेयर ऑफ जो जीन है, वहां पे एक मेंबर डोमिनेट करता है दूसरे वाले मेंबर पे, और जो डोमिनेट करता है वही एक्सप्रेस भी करता है।
मुझे पता है आपको ये सब आता है, बट लिखना इज इंपॉर्टेंट बिकॉज दीज आर योर एनसीईआरटी लाइनर्स। ठीक है, चलिए जी, अब ये क्या कह रहा है, अब कह रहा है मैम कि इट इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर, ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर, कौन से केस में, ओनली फॉर मोनोहाइब्रिड ऑफ इनहेरिटेंस। हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, नहीं मोनो हाइब्रिड क्रॉस भी, एंड ओनली फॉर मेंडेलियन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में एक्सप्रेस करता है ये जरूरी नहीं है। ठीक है, डाई हाइब्रिड में भी आता है, डाई हाइब्रिड में नहीं आ रहा था हमारा? जी मैम आ रहा था, दोनों में आ रहा है। ये मोनो हाइब्रिड आपको अभी लगाना जरूरी नहीं है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे लगा हुआ है इसलिए आपने भी लगा दिया, वो ठीक है, बट आपको जो मतलब दिमाग में रखने वाली बात है ना, वो बात है हमारा मेंडेलियन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में, कि ओनली वन ऑफ द पेरेंट को ही वो एक्सप्रेस करेगा F1 में, बट F2 में जो हमारा एक्सप्रेशन आएगा वो दोनों के आते हैं। ठीक है, इट एक्सप्लेन्स दैट द पोर्शन इज 3:1, हमें बहुत अच्छे से पता है। मेंडल ने क्या स्टेट किया था, वन पेयर इन अ पेयर मास्क और प्रिवेंट द एक्सप्रेशन ऑफ अदर। किसी को ये लाइन लिखने में समझने में दिक्कत? मैम एक बार No, रिपीट ma'am. करना। नो मैम। अरीबा जी, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वन पेयर इन अ पेयर, मतलब कि जो ये हमारा है, उल्टा बना दिया। ठीक है, ये है हमारा वन पेयर इन अ पेयर, सो सॉरी बच्चा। ठीक है, ये स्मॉल ही है कि वन पेयर इन अ पेयर, मतलब कि इस वाला जो ये वाला हमारा दोनों का क्या है, एक पेयर है, क्योंकि एक मेल है एक फीमेल है, तो एक जो हमारा पेयर ऑफ एलील है इसकी बात कर रहे हैं हम। वन पेयर में पहले हम एलील की बात कर रहे हैं, और इस वाले पेयर में हम मेल और फीमेल दोनों की बात कर रहे हैं। वो प्रिवेंट करता है एक्सप्रेशन ऑफ अदर, वो दूसरे वाले के एक्सप्रेशन को क्या कर देता है, हाइड कर देता है, सप्रेस कर देता है। ठीक है, चलो, अकॉर्डिंग टू हिम एक्सप्रेशन दैट अपीयर्स इन F1 जनरेशन ऑफ द मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज डोमिनेंट एंड दैट डज नॉट अपीयर एज रेसेसिव। ठीक है, वही चीज है जो मैंने आपको बहुत बार बताई हुई है। अब आ जाता है हमारा क्या, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। थोड़ा सा ये भी आपको कैसा दिख रहा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। फर्स्ट पॉइंट, अभी जाते हैं अरीबा, 2 मिनट दीजिए बस। ठीक है, मैम मैं नहीं हूँ। अच्छा सॉरी। फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, फर्स्ट पॉइंट बच्चा यही तो कह रहा है, जितनी हमने चीजें अभी तक पढ़ी हैं, बच्चे सुन सुन के बोर हो जाएंगे कि ईच और मैम ये नहीं, मैम जो स्लाइड पढ़ा रही थी ना मैम, उसी का ऊपर वाला। ये यस मैम, इट इज यूज्ड टू एक्सप्लेन। इसको तुमको समझने में प्रॉब्लम हो रही है आफ्ताब जी। इट इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर। क्या कहने का मतलब है कि जो हमारा F1 जनरेशन में आ रहा है ना मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, अगर हम मेंडेलियन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं तो, और फिलहाल हम वही पढ़ रहे हैं, तो इसका कहने का मतलब ये है कि ये हमारा जो फिनोटिपिक कैरेक्टर है वो पेरेंट्स में से, दोनों पेरेंट्स में से किसी एक की तरह दिखेगा। बस वो ये कह रहा है कि F1 जनरेशन में जो हमारा आता है वो हमारा क्या कौन सा आएगा बच्चा जी, वो हमारा ईदर ऑफ द पेरेंट्स में से कोई एक एक्सप्रेशन जो है वो एक्सप्रेस होगा फिनोटिपिकली, और F2 जनरेशन में दोनों ही लग जाते हैं। ठीक है बच्चा, और उनका रेशियो मैम कुछ ऐसा रहता है। चलो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? मोनो हाइब्रिड का मतलब होता है, मोनो मीन्स सिंगल, ठीक है, मोनो मीन्स सिंगल, और हाइब्रिड मीन्स हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही कैरेक्टर हम एक बार में ले रहे हैं। ठीक है खुशी? ओके मैम। जैसे अभी तक हम लोग कैसे पढ़ रहे थे, प्लांट का हाइट, प्लांट का हाइट, प्लांट का हाइट पढ़ रहे हैं, तो अगर आप प्लांट की हाइट की बात कर रहे हो तो दैट इज योर मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, सिर्फ एक पर्टिकुलर एक टाइम पे लेना एक कैरेक्टर को, उसको हम कहते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब आ जाता है हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है बच्चा जी, बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा वाला है ये लॉ है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट एलील्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। एलील्स में, थैंक यू सोहानी, ठीक है, एलील्स में किसी भी तरीके की कोई ब्लेंडिंग नहीं है। ब्लेंडिंग का सीधा सा मतलब है कोई भी मिक्सिंग नहीं है, कोई भी मिलावट नहीं है। ठीक है, क्या मतलब हुआ इस बात का मैम, कि जो हमारे एलील्स रहे होंगे ना, या तो जैसे हमारा जो एलील्स है ये ऐसे ऐसे, सॉरी, ठीक है, हमने कौन सा, अब मैं आपको पता है, आपको मेरा सबसे फेवरेट पॉइंट टॉलनेस वाला ही है, तो हम टॉलनेस वाले को लेके मैं पूरा समझा देती हूँ, बट अप्लाई बच्चे ये सब कैरेक्टर्स में होगा। ठीक है, एनी कैरेक्टर यू पिक, जो मेंडल ने 7 कैरेक्टर। क्या शिवानी? मैम आफ्टर जनरेशन में दोनों कैरेक्टर्स दिखते हैं थोड़े थोड़े।
हाँ शिवानी, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो बच्चे, आप तो पुराने बच्चे हो। हमने तो ये वाला बात कितने बार पढ़ा था फर्स्ट वाले लेक्चर में, आप लोग को ये बात क्लियर नहीं हुआ है? मैम हो गया था, बट मैम उसमें उस मैम एक लॉ के हिसाब से तो ऐसा नहीं होना चाहिए था ना। क्यों बच्चे, लॉ के हिसाब से ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए था? लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से तो यही होना चाहिए ना कि F1 जनरेशन में वही एक्सप्रेस करेगा जो डोमिनेट कर रहा है, बल्कि F2 जनरेशन में वो भी एक्सप्रेस मैम करेगा जो क्या बोलते हैं रिसेसिव है। हाँ जी, मैम लॉ ऑफ डोमिनेंस को F1 जनरेशन फॉलो करेगी ना शायद। नहीं नहीं बच्चे, ऐसा नहीं है कि लॉ ऑफ जनरेशन इज रेस्ट्रिक्टेड टू जस्ट योर F1 जनरेशन। ठीक है, वो सिर्फ इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा है कि F1 जनरेशन तक हमारा सिर्फ ईदर ऑफ द पेरेंट में वही वाला एक्सप्रेस करेगा, मतलब वही वाला प्लांट आएगा जो हमारा डोमिनेटिंग है। ठीक है, बट एक्सप्रेशन जो है F2 जनरेशन में उसके भी आ जाएंगे जो कि उसमें रेसेसिव था, और उनका जो प्रोपोर्शन रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा। ठीक है शिवानी? F2 वाले भी आएंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस। हाँ, आप F2 वाला भी उसमें लिखोगे, ये जो लाइन है आप वहां पे लिखेंगे। तो मैम उस पे कौन सा वाला डोमिनेट कर रहा है एक पर? मैं नहीं समझी, आपने क्या पूछा, क्या डोमिनेट कर रहा है बच्चे? तो F2 जनरेशन में भी तो मतलब कोई से जैसे पहले वाले में था कि लॉन्ग वाले जो थे वो डोमिनेंट थे और वो रेसेसिव थे जो स्मॉल वाले थे। नहीं बच्चा, नहीं, वो मैम ने एग्जाम्पल लिया था, अगर आप कुछ भी लोगे तो हर किसी में एक डोमिनेंट एक रेसेसिव होता है, और F2 में भी हम टॉलनेस का लेंगे रुको तो रुको भी रुको बड़ा रुको, वाला बच्चा सुनो मेरी डोमिनेट बात, करेगा। सुनो 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 मेरी बात, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। ठीक है, और किसने पूछा ये? अदीब, आपका नाम है, कौन पूछा था ये क्वेश्चन? मैं पूछ रही हूँ रीबा। अरे वाह, एक्चुअली ना ए से नाम ना मेरे फोन में नहीं दिखते हैं ना। देखो अभी के लिए आप ये समझो कि ये हमारे पेरेंट्स हैं। प्लीज सारे बच्चे 1 मिनट के लिए पेशेंसली सुन लो, मुझे पता है ये बड़ा बेसिक वाला क्वेश्चन है, बट अभी के लिए सुन लो। ठीक है, सबके डाउट्स क्लियर करते हुए चले। एक हमारा मेल होता है, एक फीमेल होता है, करेक्ट? दोनों अपने अपने एक एक गैमीट्स को प्रोड्यूस करते हैं। ये दे रहा है और ये दे रहा है। ठीक है, ये क्या है? आपके गैमीट्स है बच्चा, और ये आई हमारी मैम F1 जनरेशन। ठीक है, जो आपका ये लॉ ऑफ डोमिनेंस कह रहा है ना, लॉ ऑफ डोमिनेंस हमारा ये कह रहा है कि F1 जनरेशन में हमारा वही एक्सप्रेस करेगा। एक्सप्रेस करने का मतलब जो है ना, एक्सप्रेस करना मतलब क्या समझते हो आप? एक्सप्रेस करने का मतलब जेनेटिकली एक्सप्रेस करना नहीं है कभी भी। एक्सप्रेस करना या सप्रेस करना, फिजिकली। या फिर हाँ ठीक है, जैसे एक एक्सप्रेस कर रहा है तो दूसरा सप्रेस हो जाए, तो इट इज ऑल अबाउट फिनोटिपिक। फिनोटिपिक मतलब फिजिकल अपीयरेंस। ठीक है, कि इनका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है। हाँ जी, फिजिकल अपीयरेंस कैसा है कि F1 जनरेशन में कौन एक्सप्रेस कर रहा है? F1 जनरेशन में हमारा टॉल प्लांट ही तो आया। ठीक है, जितने भी हमारे रहेंगे, आपको क्या लगता है, मैंने उस दिन भी आपको रेशियोज दिखाए थे कि मेंडल ने क्या सिर्फ एक प्लांट को लेके लिया होगा, एक मेल एक फीमेल, और उन्होंने करा दिया बैगिंग करके नो इमैस्कुलेशन मैम। करके? नहीं, उन्होंने, मैंने आपको दिखाया था कितना नंबर ऑफ वैरायटी लिया था। ठीक है, तो एक हमारा जो है टॉल वाला जो है वो हमारा F1 जनरेशन में एक्सप्रेस कर गया, ये कहानी हो गई खत्म। और सप्रेस कौन सा हो गया जो हमें बिल्कुल भी नहीं दिखा? वो था हमारा डॉर्फनेस का। ठीक है, हाँ जी, डोमिनेंट विल डॉर्फ, डोमिनेंट विल ऑलवेज एक्सप्रेस। अब बट जब हम ना F2 जनरेशन पढ़ेंगे इसी में, ठीक है, तो F2 जनरेशन भी ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस में लिखोगे बच्चा। हो रही है। हाँ, सेग्रीगेशन इज अलग। सेग्रीगेशन में ये मतलब सेग्रीगेशन में हम ये बताएंगे कि वो आपस में मिक्स नहीं हो रहे हैं। ठीक है, कोई इंटरमीडिएट नहीं आ रहा है, ये पार्ट आप सेग्रीगेशन में बताओगे। बट जब आप डोमिनेंस में बता रहे हो ना, तो आप पूरा बताओगे कि F1 जनरेशन में वो नहीं आएगा, बल्कि जब हम उनको सेल्फिंग कराएंगे। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल सही वैशाली, तो F2 जनरेशन में जाके वो मैम कैसे आएंगे, ये आपको निकालना आता होगा, पनेट स्क्वायर, राइट? और ये हमारा मैम कुछ इस हिसाब से आएगा कि जो हमारा जो कैरेक्टर F1 उसमें सप्रेस हो गया था, उसका भी कुछ जो प्रपोर्शन है वो देखने को मिलेगा। और वो रेशियो हमारा कैसे था? 3:1 में। अब समझ में आया आपको अरीबा? यस ठीक है, मैम। ये पूरा हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंट है बेटा। ठीक है, इट इज नॉट कि लॉ ऑफ डोमिनेंट हमारा सिर्फ F1 जनरेशन तक रेस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, F1 जनरेशन तक नहीं है, आप F2 जनरेशन का भी बताओगे कि जो कैरेक्टर हमारा उस F1 में सप्रेस हो गया था वो हमारा यहाँ पे आके भी एक्सप्रेस करेगा, ऑल्दो द प्रपोर्शन विल बी वेरी लेस। ये वर्ड्स लिख पाओगे अरीबा, है ना?
थैंक यू छाया। मैंने भी वही लिखा है स्लाइड में। आ जाओ जी, कोई बात नहीं। बच्चे कोई बात नहीं, थोड़ा सबका जो समझने का लेवल होता है वो अलग अलग होता है ना, बट हमें सबको साथ में लेके चल रहे हैं। चलो जी, आ जाओ, तुमको और क्लियरिटी मिलता रहेगा इससे। अब ये क्या कह रहा है, इस वाले पॉइंट को आप कैसे समझोगे बच्चा जी? इस वाले पॉइंट को आप समझो मेरे वाले बात से कि हमारे पास कौन सा कैरेक्टर है मैम। चलो फिर से टॉलनेस वाला ही ले लेते हैं। तुम भी सोचोगे मैम पीछे पड़े रहते हैं टॉलनेस के, कोई नहीं। ठीक है, कि हमारा जो है ये टॉलनेस वाला है, इसका हाइट आ रहा है प्लांट का 5 फुट। ठीक है, इस प्लांट का हाइट है मैम हमारा 3 फुट। ठीक है, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कह रहा है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की जो है हमारा फिर से किस पे आएगा? मेंडल के उस पे ही रहेगा कि हमारा जो मैम ये कैरेक्टर्स है ना, उसमें किसी तरह की कोई ब्लेंडिंग नहीं है, कोई मिक्सिंग नहीं है। नाउ व्हाट डज दैट मीन? व्हाट डज दैट मीन का मतलब ये है मैम कि इन्हीं दोनों हाइट में से ना कोई एक हाइट जो है डोमिनेंट है और कोई एक हाइट रेसेसिव है। जैसे हमारे ऊपर अगर एग्जांपल लो, अगर मेंडल ने सपोज हमारे ऊपर रिसर्च की होती, क्या उनको ये सक्सेस रेशियो मिलता? कभी जिंदगी में ह्यूमन में डिफर कर सकती है। क्योंकि अगर आपकी मॉम की हाइट सपोज 5 फुट 3 इंच है, आपके पापा की हाइट अगर 6 फुट है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है ना कि आपकी जो हाइट होगी वो या तो मम्मी पे ही जाएगी या पापा पे जाएगी। ठीक है, मेरी तो मतलब मेरी हाइट 5 फुट 2 इंच है, बट मेरी हाइट 5 फुट 5 इंच है। ठीक है, तो वहां पे आपको क्या देखने को मिला? वेरिएशंस देखने को मिले। वो चीज हमारे मेंडल के उसमें नहीं था। ठीक है, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बहुत ही क्लियरिटी से कहा कि जब हम किसी भी कैरेक्टर की बात कर रहे हैं तो कोई मिक्सिंग नहीं होगी, कोई सेग्रीगेशन नहीं होगा, जीन्स हमारे सेपरेट नहीं होंगे। क्या नहीं होगा? नो सेग्रीगेशन, ठीक है, एंड नो सेपरेशन। ठीक है, क्या होगा नहीं बच्चा? कोई भी सेपरेशन नहीं होगा। जिसका जो गैमीट आ रहा है, अगर ये हमारा टीटी आ रहा है तो आपको पता है कि डोमिनेंट हमारा यही वाला है, तो इसकी हाइट मैम 5 फुट ही रहेगी। जितने हमने ग्रो किए ना लाइन से, सब 5 फुट के ही होंगे। ठीक है, यस मैम। पॉइंट है जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कह रहा है। ठीक है, इसको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि लोगों को पता नहीं क्यों ये बड़ा टफ लगता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मैम जब हम ह्यूमंस में मिक्सिंग होता है तो मेंडल अब ये बात तो खुशी मेंडल जाके पूछो ना यार, मेरे से क्यों पूछ रही हो? मैं इसके रिश्तेदार ये लॉज बस प्लांट्स में वेरिएबल है। नहीं मैम मतलब क्वेश्चन समझ में नहीं आया। नहीं बच्चा, ये जो वेरिएबल है ना वो भी कुछ ही प्लांट्स में है। अभी जब आप इसका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का सेकंड पार्ट पढ़ोगे ना, इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाला, वो देखना कहाँ पे क्या करेगा तुम्हारा, क्योंकि वहां पे तो ब्लेंडिंग हो रही है स्नैपड्रैगन और ह्यूमंस तो एक्सेप्शन में हो गया ना। हाँ जी, वो हमारा मैम एक्सेप्शन में हो गया। ठीक है, मैं आपसे वही तो कह रही हूँ, हमने जो स्टार्टिंग में पढ़ा, ठीक है, हाँ जी ठीक है नहीं नहीं नहीं, झूठ नहीं है, बस लिमिटेड है। ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड। ये व्हाइट फ्लावर रेड फ्लावर मिलके पिंक फ्लावर बना रहे हैं। हाँ जी, बस वो यही चीज है कि अगर आपका जो पार्ट है वो हमारा सिर्फ मेंडल ने, देखो हमने क्या पढ़ा था स्टार्टिंग में मेंडल को, कि मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं, मेंडल बहुत लकी थे पी प्लांट सेलेक्ट करने को। क्यों सेलेक्ट करने को लकी थे? क्योंकि पी प्लांट हमारा इकलौता ऐसा प्लांट था उस टाइम पे, मतलब और अभी भी, कि जिसमें कोई ब्लेंडिंग नहीं दिख रही थी सातों कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स में। यस मैम। क्या हो गया? अरे अब है, इतनी जल्दी तुमको क्यों होती है भागने की? चलो फिर कह रहा है ये कि बोथ द कैरेक्टर्स आर रिकवर्ड एज सच इन द F2 जनरेशन, दो वन ऑफ देम इज नॉट विजिबल इन F1। ठीक है, वही बात जो हमारी लॉ ऑफ डोमिनेंट में अभी कही गई। फिर कह रहा है पेरेंट कंटेन 2 एलील्स ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन। पेरेंट्स के पास क्या होते हैं? 2 एलील होते हैं ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन। ठीक है मैम, ठीक है। फिर कह रहा है द फैक्टर और द एलील्स ऑफ अ पेयर सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर thus and separate other and such that the gamete receives only one of the क्या बोलते हैं 2 फैक्टर्स। ये कह रहा है कि ये जो गैमीट्स है ना, यहाँ पे जाके पहले सेग्रीगेट करेंगे, और यहाँ पे जब वो सेग्रीगेट करेंगे, सेग्रीगेट का यहाँ पे जो पॉइंट आया वो ये आया कि इन दोनों में से कोई एक ही गैमीट जो है वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि हम ये इनिशियल स्टेजेस की बात कर रहे हैं, तो इन दोनों में यहाँ पे सेग्रीगेशन का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे गैमीट्स का सेपरेशन हुआ या गैमीट्स का सेग्रीगेशन हुआ। बट जो F1 जनरेशन में आया वहां पे कोई नहीं, कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है, तो वही चीज हमने यहाँ पे लिख दी है कि पेरेंट्स कंटेन 2 एलील्स ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन, द फैक्टर्स और द एलील्स ऑफ अ पेयर सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर। दोनों के दोनों गैमीट्स अलग हुए, अलग होके एक जो है वो नीचे ट्रांसफर हुआ, क्योंकि यहाँ से एक टी आया और यहाँ से दूसरा टी आया। ठीक है, प्रियांशी जी हमारा जेनेटिक्स चैप्टर चल रहा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन।
Homozygous parents produce all the gametes that are similar, while the heterozygous one produces two kinds of gametes, each having equal half proportion. अब ये क्या कह रहा है मैम? ये जो बात कह रहा है, it is saying a very simple बात, और वो ये है कि हमारा जो होमोजाइगस वाला था, ये कैपिटल टी, वो हमारा गैमीट कौन सा दे रहा था? टी। या फिर अगर आप इसकी बात करो तो ये कौन सा गैमीट दे रहा था? टी। स्मॉल टी। हेट्रोजाइगस की बात करें, ठीक है, अगर हम मैम हेट्रोजाइगस की बात करें तो ये हमारा कैसे देगा? ये हमारा गैमीट्स देगा, ये भी देगा 50% और ये भी देगा। तो आपको जो क्रॉस कराना पड़ेगा वो दोनों से कराना पड़ेगा, ठीक है। इसका कहने का बस ये मतलब है इस लाइन का, ठीक है। ये चारों लाइन क्लियर होगी हमें बिल्कुल? बोलो बोलो बोलो। यस। ठीक है, फिर बाद में मत बोलना। चलो जी, अब आ जाओ नीचे वाली लाइंस में। नीचे वाली लाइंस क्या कह रही है मैम हमारी? Two genes of a particular character remain uncontaminated while they are inside the organisms. जो हमारे जीन्स हैं वो जब तक क्योंकि जब तक हम लैब में कोई काम नहीं कर रहे हैं, चेंजेस नहीं ला रहे हैं, तब तक वो कैसे रहते हैं? अनकॉन्टामिनेटेड, अनडिस्टर्ब रहते हैं, क्योंकि वो कहाँ है? हमारे ऑर्गेनिज्म के अंदर है। ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन पेयर्ड जीन्स सेग्रीगेट एंड एंटर द डिफरेंट गैमीट्स। वही चीज जो अभी ऊपर लाइन में थी कि जब हमारा गैमीट फॉर्मेशन होता है उस टाइम पे क्या हो रहा है कि हमारे जो पेयर्ड जीन्स है वो सेपरेट हुए और एंटर करेंगे दूसरे गैमीट्स में। फिर कह रहे हैं कि ईच गैमीट कंटेन ओनली वन ऑफ द पेयर्ड जीन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पर्टिकुलर ट्रेट। हर एक गैमीट में एक ही पेयर का जीन होता है जो कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बहुत ही अच्छे से क्लियर है हमें ये बात। फिर कह रहे हैं ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन द जीन्स ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेट सेपरेट एंड एंटर। बार बार नहीं बोलेंगे, ये आपका एक्चुअली क्या है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का डेफिनेशन है एंड इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। चलिए जी, अब आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। अब आगे हमारे कौन से केसेस? एक्सेप्शनल केसेस, ठीक है। कौन से केसेस आगे मैम? एक्सेप्शनल केसेस। क्योंकि मेंडल अभी तक क्या कह रहे थे कि कोई ब्लेंडिंग नहीं है, कोई मिक्सिंग अप नहीं है, बट अगर आप इनकम्प्लीट डोमिनेंस को और को डोमिनेंस को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि नहीं मैम, देयर आर सर्टेन केसेस जहां पे हमारे पास एक्सेप्शंस हैं। सबसे पहला हमारा वही आता है उसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब ये क्या कह रहा था? इनकम्प्लीट डोमिनेंस ने हमारा क्या कहा कि हमारे पास एक रेड फ्लावर था जिसका जीन क्या था? ये। दूसरा हमारे पास मैम एक, तुम्हारे में दिखता नहीं है, व्हाइट फ्लावर था जिसका था जीन ये। बट जब हम लोगों ने F1 जनरेशन को ग्रो किया तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या आया? पिंक जनरेशन। हम क्या बोलते हैं? जीनोटिपिकली बात करें तो जीनोटिपिकली तो ये बिल्कुल मेंडल को फॉलो कर रहे थे, बट अगर हम फिनोटिपिकली बात करें तो ये जो रेड था, ये जो व्हाइट था, आपस में क्या करे? आपस में इन्होंने क्या किया? बोलो बोलो। ब्लेंडिंग, ये वर्ड इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। इन्होंने ब्लेंडिंग शो कर ली और जो रिजल्टेंट आया दैट वाज ऑफ पिंक, ठीक है। और सेम ही चीज हमको क्या F2 जनरेशन में भी देखने को मिली। ये कहानी हमारी F1 जनरेशन की थी और फिर हमारा जब F2 जनरेशन हमने क्रॉस कराया दैट वाज आल्सो सिमिलर टू, मतलब जो रिजल्टेंट जीनोटिपिकली जो था दैट वाज आल्सो सिमिलर टू हमारा मेंडल, ठीक है। जीनोटिपिकली हमारा मेंडल के साथ ही था, बट फिनोटिपिकली कहानी फिर से उनकी अलग हो गई थी। क्यों? क्योंकि ये दोनों हो गए पिंक, ठीक है, एक रेड हो गया और दूसरा हमारा व्हाइट हो गया। यही कहानी हमने पढ़ी। अब यही कहानी आपको क्या है? लिखनी आनी चाहिए, ठीक है। कहानी तो आपको समझ में आ गई, अब आपको क्या सीखना है कि हमें लिखना कैसे है मैम। ये देखो, ये वही डायग्राम है आपका, ठीक है। तो आप, मैंने थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में कर दिया है, इन्होंने थोड़ा सा वो दिखा दिया है सी। अगर आप थोड़ा सा इसको जूम करके देखोगे, एंड बिकॉज ये आपका एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी को आपको पता है देखना थोड़ा सा जरूरी होता है हमें, ठीक है। बस इन्होंने सिंपली उसको ये कर दिया है, यहाँ पे सी वाले पे रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम है, सब कुछ, ठीक है। बाकी सब कुछ बिल्कुल ही सेम है। तो आई होप आपको इसमें किसी को भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब आ जाओ जी, हमें जो यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या कह रहा है? जिस पॉइंट पे समझ में नहीं आया यू कैन स्टॉप मी एंड वी कैन, मतलब दोबारा से पढ़ सकते हैं। चलो, क्या कह रहा है ये कि लेटर इट वाज फाउंड दैट F1 हैड अ phenotype that do not resemble the either of the parents, और यही इसकी सबसे मेन लाइन है, ठीक है। did not resemble either of the parents, क्योंकि मेंडल ने जितने भी एक्सपेरिमेंट्स किए, जितने भी हमारे पास उनके कामों के जिसे कहते हैं उनके एक्सपेरिमेंट्स के प्रूफ थे, दैट वाज कि वो हमेशा ईदर ऑफ द पेरेंट्स को ले रहा था हर एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स में। बट यहाँ पे जब हम बात करते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस की, तो वहां पे वो अपने ईदर ऑफ द पेरेंट्स को रिजेंबल करे, दैट वाज नॉट सी,
ठीक है। एंड जो आया था दैट वाज हमारा इंटरमीडिएट था दोनों का, इसी को हमने कहा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्यों कहा, अब इसका बहुत ही अच्छा रीजन आएगा। देखो पहले तो इसका एग्जांपल है हमारा एंटीडायनम, ठीक है, आपके एनसीईआरटी में यही है फिलहाल के लिए, तो आप यही वाला लेके चलो। स्नैपड्रैगन, हाँ जी, स्नैपड्रैगन, या फिर हम इसे 4 o'clock फ्लावर भी कहते हैं। 4 o'clock फ्लावर मेरे अकॉर्डिंग एक बार देख लेना, ठीक है। 4 o'clock फ्लावर भी इसी को कहते हैं। इसमें क्या हुआ हमारा कि इन क्रॉस बिटवीन ट्रू ब्रीडिंग रेड और ट्रू ब्रीडिंग फ्लावर, जो हमारा व्हाइट वाला था, जो F1 आया हमारा पिंक आया, ठीक है। हाँ जी, स्नैपड्रैगन, एंटीडायनम सब इन्हीं के नाम है, जिसको हम डॉग फ्लावर भी कहते हैं, ये चारों ही एक्चुअली इसी के नाम है। और जिसको एग्जाम्पल देखने वो खुद से देखते हैं। अब इसका मैम कंक्लूजन क्या हुआ, क्योंकि एग्जाम में आपसे जो पूछा जाएगा वो आपसे कंक्लूजन ही पूछा जाएगा। कंक्लूजन हमारा था कि जीनोटिपिक रेशियो वाज सेम एज ऑफ मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस बट द फिनोटिपिक वाज डिफरेंट। क्या आपको ये बात नहीं पता है? पता है। फिर कह रहे हैं इसका रीजन क्या था, वही आपसे एग्जामिनर वाइवा में पूछेगा कि क्यों रीजन, क्या रीजन था इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। तो रीजन वाज बस इतनी सी लाइन, ठीक है, दैट द जीन कैपिटल R was not completely dominant over the small r। बस इतनी छोटी सी लाइन आपको बोलनी है, क्योंकि उस टाइम पे बच्चे क्या मैम पता नहीं फिर ये निकलता है मुझसे, ठीक है। बस इतना सा रीजन आपको देना है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्यों हुआ, बिकॉज द डोमिनेंट जीन वाज नॉट कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर द अदर, ठीक है। रीजन वाज इतनी सी ही लाइन। अबे जी वेरी बैड दैट वाज। चलो फिर कह रहा है मैम एक बार रिपीट कर दो स्लाइड। अरीबा जी द रीजन, पूरा स्लाइड ही हिला दी तो मेरा। जो रीजन था ना कि हमारा जो था, जैसे हमने अभी तक जो पढ़ा है कि अगर कायदे में अगर हम मेंडेलियन लॉ फॉलो करते तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो प्रोजेनी आना था वो हमारा रेड ही आना था, ठीक है। बट रेड की जगह बेटा पिंक क्यों आ गया, तो आप इसका रीजन दोगे क्योंकि जो कैपिटल R है ना मैम, वो डोमिनेंट नहीं था कंप्लीटली छोटे वाले R पे, ठीक है। ओके ठीक है अरीबा, जैसे तुम अपने घर का एग्जाम्पल ले लो ना, जैसे लोग कहते हैं ना कि भाइयों की चलती नहीं बहनों के आगे, तो जब होते हैं थोड़ी से भाई भी शेर होता है, तो बेटा तुम लेके दिखाओ टीवी का रिमोट, वो वाली कहानी है, ठीक है। तो ना मैच चलेगा ना क्या बोलते हैं बहन की मूवी चलेगी, मम्मी का सीरियल चलेगा, ठीक है। तो ये वो है आपका मम्मी का सीरियल। हमारे यहाँ टीवी नहीं चलता, ठीक है। हमारे यहाँ जब तक मैं 12th में थे तब तक नहीं चलता था, अब तो बस खाने के टाइम पे चला लेते हैं। चलो तो यही चीज है हमारा इसका कंक्लूजन। हाँ जी, धर्मेंद्र जी ने बिल्कुल वो बोला। फिर वो तो धर्मेंद्र जी एकदम आउट ऑफ द बॉक्स की बात हो गई ना, पापा से कौन पंगे लेंगे भाई। मेरे भी यही करते हैं, आगे पकाते हैं न्यूज दिखा के हमें। चलो एक्सप्लेनेशन क्या कहानी है इसकी, इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। देखो 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 देखो, चलो 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 बस बस। एक्सप्लेनेशन इसका क्या है बच्चा जी कि इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स, और हम जितना भी पढ़ रहे हैं बच्चा वो सारा का सारा क्या कर रहे हैं, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। हाँ जी, बहुतों के भाई भी वैसे ही, मेरे भी ऐसे ही हैं एक्चुअली, ठीक है। तो क्या है डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में देयर आर 2 कॉपीज ऑफ ईच जीन, बहुत अच्छे से पता है हमें बात, ठीक है। दैट इज अ पेयर ऑफ एलील, सो इट इज नॉट नेसेसरी दैट दीज एलील्स आर आइडेंटिकल, कि ये जरूरी नहीं है कि वो दोनों एलील्स जो होंगे हमारे आइडेंटिकल ही होंगे F1 जनरेशन में। वो हमारे कैसे आ सकते हैं, वो मैम हमारे नॉन आइडेंटिकल या हेटेरोजाइगोट्स भी आ सकते हैं। और जब यहाँ पे हेटेरोजाइगोट आ जाते हैं तो ये क्या शो करने लगते हैं, ये मैम ब्लेंडिंग शो करने लगते हैं, क्योंकि जो पहला वाला है वो उस पर प्रॉपरली डोमिनेट नहीं कर पाता, कंप्लीटली डोमिनेट नहीं कर पाता। कहानी खत्म। बोलो बोलो जी मैम। रत्ती भर भी प्रॉब्लम है इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, पूरा मस्त सा नोट लिख के आओगे। जी मैम। ऐसा जरूरी है 3 नंबर का क्वेश्चन। मैम लास्ट वाला पॉइंट समझा दो बस एक बार। बच्चे कुछ भी नहीं है, लास्ट वाला पॉइंट जो है ना वो सिंपल जो अभी तक आपने पढ़ा है ना वही चीज है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। कि डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है कि 2 कॉपीज होती हैं हर एक जीन की। क्या ये बात आपको नहीं पता है? हम लोग वही तो पढ़ रहे हैं, पेयर ऑफ जीन होता है, पेयर ऑफ जीन शुरू से तो यही पढ़ रहे हैं, ठीक है। पेयर ऑफ जीन होता है और हर एक पेयर ऑफ जीन में क्या पेयर ऑफ एलील्स भी होते हैं, ठीक है। सो इट इज नॉट नेसेसरी दैट दीज एलील्स आर आइडेंटिकल। बस ये इतना से कह रहा है कि ये जरूरी नहीं है कि जो ये एलील्स हमारे हैं ये जो है टी क्या है, एलील्स ही तो है। कैसे पढ़ाया था मैंने आपको स्टार्टिंग में बच्चा, आप जो इतना भी कंफ्यूज हो रहे हो, स्टार्टिंग की वीडियोस नहीं देखी क्या तुम लोगों ने? यार प्लीज यूट्यूब वीडियोस देखा करो, देखिए मैम तो देखा हुआ है। जो मैंने ये वाला पॉइंट बताया था कि ये रहा जीन पे यहाँ पे एलील्स प्रेजेंट होते हैं, तो बस ये इतना सा कह रहा है कि जरूरी नहीं है कि यहाँ पे या ये हो,
कि दोनों के दोनों कैसे हो, सेम हो, वो आइडेंटिकल हो, या फिर ऐसे भी हो, ठीक है। ये हमारे मैम कैसे हो सकते हैं, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, बस इतना सा कह रहा है कि ये हेट्रोजाइगोट हो सकते हैं, नॉन आइडेंटिकल हो सकते हैं, नथिंग एल्स, ठीक है। एंड ये जब हेट्रोजाइगोट्स हो जाते हैं तो ये ब्लेंडिंग शो करने लगते हैं, एक्सेप्शनल केस ऑफ मेंडेल, ठीक है। चलो अब बढ़ जाओ आगे, अब कोई मत पूछना प्लीज। अब थोड़ा सा और इसमें क्या है, थोड़ी सी और आ जाएगी हमारी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, बहुत बहुत बहुत, और मुझे पता है पहली बार में आप लोग के शायद थोड़ा सा ऊपर से जाए, बट थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ठीक है, बस थोड़ा सा, कोडोमिनेंस पे। ठीक है। नहीं नहीं, कोडोमिनेंस नहीं है, अभी इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जो नीचे वाला पार्ट है, एंजाइम का इफेक्ट, कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि ब्लेंडिंग क्यों आई वहां पे, ठीक है, ये उसका वाला पार्ट है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से सुनना, पहली बार में समझ में आ जाएगा, अगर आपको 60% तो सेकंड बार में हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है कि एक जीन में, अ जीन कंटेनिंग एन इंफॉर्मेशन फॉर प्रोड्यूसिंग एन एंजाइम, ठीक है, कि हमारे पास एक जीन है, ठीक है, सपोज के लिए हम ले लेते हैं हाइट ऑफ द प्लांट के ले लेते हैं, ठीक है, HH, ठीक है, ये जीन है हमारे पास, और इसके पास क्या इंफॉर्मेशन है, हाइट प्रोड्यूस करने का इंफॉर्मेशन है। तो ये जीन किससे क्या करेगा, इस जीन के पास क्या है, इंफॉर्मेशन है मैम, काहे चीज की इंफॉर्मेशन है, मतलब क्या है, हाइट बढ़ाने की इंफॉर्मेशन है, और वो किसके थ्रू करवा रहा है, एंजाइम के प्रोडक्शन के थ्रू। अ जीन कंटेनिंग एन इंफॉर्मेशन फॉर प्रोड्यूसिंग एन एंजाइम, एंजाइम फॉर व्हाट, एंजाइम फॉर योर हाइट, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि ईच जीन हैव 2 फॉर्म्स ऑफ एलील्स, ये तो हमें पता है, ठीक है। दूसरा कह रहा है, थर्ड लाइन क्या कह रहा है कि जनरली अ नॉर्मल एलील प्रोड्यूसेस नॉर्मल एंजाइम। यूजुअली क्या होता है कि ये हमारा हाइट का एंजाइम है, तो इसको हमने बोल दिया कि भाई तुमको हाइट बढ़ानी है, कि हाइट तुमको 5 फुट लेके जानी है, तो तुमने हाइट 5 फुट पहुंचा दी, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा केस है, नॉर्मल वाला केस है। और आपको पता है कि कैसे काम करते हैं एंजाइम, पता है ना, ये वाला हम लोगों ने पढ़ा है, जितनों ने मेरे साथ पढ़ा है उनको तो याद होगा, बड़े अच्छे से किया था हमने, लॉक एंड की, इंड्यूस्ड हाइपोथेसिस, ठीक है। तो ये वही वाली कहानी कि एंजाइम क्या करेगा, सबस्ट्रेट के साथ मिलेगा और प्रोडक्ट बनाएगा। प्रोडक्ट क्या है हमारा यहाँ पे, 5 फुट हाइट बनाना, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं, बट हमारे पास क्या है कि मॉडिफाइड एलील भी प्रेजेंट है। ये कैसा है, जो ये पूरी स्टेटमेंट दिखी हमें, ये पूरा का पूरा बच्चा, ये मैम हमारा नॉर्मल है, क्या है बेटा, ये नॉर्मल है। जीन के पास, सुनो पूरी लाइन एक बार फिर से ध्यान से सुन लो, फिर भी क्लियर ना हो तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। एक पर्टिकुलर जीन के पास, पेयर ऑफ जीन के पास इंफॉर्मेशन है कुछ एंजाइम्स बनाने की फॉर द प्रोडक्शन ऑफ योर हाइट, हाइट की वाले जो है उसकी प्रोडक्शन की, बनाने की उसके पास इंफॉर्मेशन है। तो वो एंजाइम क्या करता है, एंजाइम आपको पता है ना, दे आर नेवर यूटिलाइज्ड इन द रिएक्शन, दे जस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। तो वो एंजाइम क्या करता है, सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है और प्रोडक्ट बनाता है। प्रोडक्ट बनाने का मतलब क्या हुआ कि वो हमारा 5 फुट जो हाइट है वो बना रहा है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं मैम नॉर्मल की। अब हमने क्या कर दिया, इसको मैं हटा दूं ना, यस मैम, क्या हुआ, क्योंकि मैं यहीं पे आधा आधा करके एक्सप्लेन कर रही हूँ ना, क्योंकि ये थोड़ी एनसीईआरटी की लाइंस हैं, मैं आई डोंट वांट कि कोई हम लाइन मिस करते हैं, इसलिए मैंने लिखी हुई है, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, ये तो हमारा नॉर्मल जीन की कहानी थी। अब आ गया मैम मॉडिफाइड जीन की बात। मॉडिफाइड जीन का मतलब क्या हुआ मैम, कि मॉडिफाइड जीन का क्या है, ये था हमारे पास जीन हाइट का, ठीक है, हाइट का जीन था। अब इसको भी क्या हुआ है, इसके पास भी इंफॉर्मेशन है मैम कि वो हाइट बनाएगा, मतलब हाइट क्या बोलते हैं, एंजाइम प्रोड्यूस करेगा, किसके लिए, प्रोडक्शन ऑफ हाइट के लिए, 5 फुट हाइट के लिए। बट यहाँ पे ये जीन कैसे हो गए हैं मैम, मॉडिफाइड हो गया है। मॉडिफिकेशन माइट बी ड्यू टू एनी कोई केमिकल जो आपकी बॉडी में सर्टेनली एंटर कर गया हो, या म्यूटेशन की वजह से, किसी भी रीजन की वजह से, रीजन अभी मेंशन नहीं किया है, बस आप समझ लो कि जो मॉडिफिकेशन है वो क्यों आ गया होगा। मॉडिफिकेशन मैम कोई भी नया केमिकल जो है, आपको पता है बॉडी में चेंजेस लगातार चलते रहते हैं, सेल्स भी आपको पता है कि क्या बोलते हैं वो रिपेयर वाले में जाते रहते हैं। तो किसी भी रीजन से क्या हो गया ना, मॉडिफिकेशन हो गया है उस पर्टिकुलर जीन में। अब ये क्या हो गया, मॉडिफिकेशन हो गया, तो क्या आपको लगता है कि वो ये वाली हाइट का प्लांट बनाएगा, जो इसको इंफॉर्मेशन मिली है एंजाइम को कि वो जाओ भाई आप सबस्ट्रेट के साथ मिलो और प्रोडक्ट बनाओ, तो इज इट कंपल्सरी या इज इट मतलब जैसे कहते हैं मैंडेटरी कि वो 5 फुट वाले हाइट को ही बनाएगा, क्योंकि ये हमारा एंजाइम कैसा हो गया है, मॉडिफाई हो गया है मैम, ठीक है, म्यूटेशन हो गया है, कोई नया केमिकल इसके साथ अटैच हो गया है। तो यह इस केस में वो पर्टिकुलर हाइट का नहीं बनाएगा, वो इसको छोड़ के बाकी सब बनाएगा। समझ में आया कंफ्यूजन? यस मैम। क्या पता 5.5 बना दे, क्या पता ये 6 इंच बना दे, ठीक है। बस क्या है
कि इसको नहीं बनाएगा, उसके अलावा सारे बनाएगा। ठीक है, बस इतनी सी बात है आपको मॉडिफाइड Okay, एंड ma'am. नॉर्मल जीन की। तो यही 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास कि इट कैन बी नॉर्मल, बट नॉर्मल का जो केस होता है, चांसेस होते हैं, दैट इज जस्ट 1%। तो इसलिए हम नॉर्मल वाले को इग्नोर मार के रखते हैं। लेस बना सकता है, हाँ जी मैम, ज्यादा बना सकता है, एंजाइम के ऊपर डिपेंड करता है। ये भी हो सकता है कि बनाए ही ना, ठीक है, ये भी हो सकता है कि बनाए ही ना, ठीक है, नॉन फंक्शनल एंजाइम आ गया है। ठीक है, किसका माइक ऑन है भाई? मेरे में तो किसी का मैम नहीं मेरा शो हो ऑफ रहा है। नहीं, तुम्हारा तो ऑफ है, बट लिखा किसने? आदित्य ने जी ने लिखा है। आदित्य मेरे में तो मतलब फिलहाल अभी किसी का नहीं दिख रहा है ऑन। अब अगर दिखेगा तो देखते हैं। अभी तो आवाज ठीक आ रही है? चलो जी, कोई बात नहीं जी। नंदिता जी आप प्लीज माइक पर थोड़ा सा ध्यान रखिए, माइक अभी ऑन मत रखिए। ठीक है, ये वाला कहानी हमें बिल्कुल समझ में आ गया मैम। तो हम आ जाते हैं बिल्कुल नीचे वाले पार्ट पे। अब ये क्या कह रहा है जी? ये कह रहा है इट शोड दैट द फर्स्ट केस क्या है? मॉडिफाइड एलील इज इक्विवेलेंट टू अनमॉडिफाइड एलील। क्या 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 कह रहे हैं मैम? ये समझ में नहीं आई हमें, अभी समझा रहे हैं। सच इक्विवेलेंट एलील पेयर आर वेरी कॉमन। ये कह रहा है, अरे वैशाली जी आ रही हूँ, मुझे पता है ये तुम्हारी एनसीईआरटी की लाइन से, दे आर वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड, बट आई एम देयर। मेरी लाइनें मोस्टली समझ में आ जाती है ना, 90% कहानियां, तो मैं ये भी आ जाएगी, थोड़ा सा सब्र रखो। ये कह रहा है मैम कि मॉडिफाइड एलील जो है ना, वो हमारा इक्विवेलेंट है अनमॉडिफाइड एलील पे। मतलब क्या मैम? मतलब सिंपल सी यही वाली बात। ठीक है, सपोज करो कि हमारा जो प्लांट का हाइट हमने जो लिया था, हमने लिया था 5 फुट प्लांट वाला। अगर प्लांट की हाइट ये हो जाएगी तो क्या कोई प्रॉब्लम होगी उस पर्टिकुलर प्लांट में? नो मैम। बोलो जी, कोई भी प्रॉब्लम होगी उस पर्टिकुलर उसमें? नहीं मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बस यही लाइन हमने यहाँ लिख दी है। ठीक है, कि जो मॉडिफाइड एलील होते हैं ना, वो हमारे अनमॉडिफाइड एलील के इक्विवेलेंट ही होते हैं। सच इक्विवेलेंट एलील पेयर आर वेरी कॉमन। और ये क्या कॉमनली आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि हम सिर्फ ना मेंडल तक रेस्ट्रिक्ट करके नहीं रह सकते थे कि हमारा जो प्लांट है वो या तो टॉल होगा या डॉर्फ होगा। ठीक है, हमारे पास जो वैरायटी है वो इंटरमीडिएट्स की ज्यादा है। Okay, मैम. इंटरमीडिएट्स की वैरायटी जो है वो ज्यादा है, और वही ये लाइन कह रहा है। ठीक है, कि सच इक्विवेलेंट एलिलिक पेयर आर वेरी कॉमन, क्योंकि इंटरमीडिएट हाइट्स आर वेरी 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 कॉमन। ठीक है, बट व्हेन एलील्स प्रोड्यूस नॉन फंक्शनल और नो एंजाइम, फिनोटाइप मे बी अफेक्टेड। अब ये बात तो आ जाती है, क्योंकि हमने कौन सा पढ़ा? हमने पढ़ा मैम पहला वाला केस, मॉडिफाइड वाला। ठीक है, मॉडिफाइड में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट अगर वो कोई एंजाइम ही नहीं प्रोड्यूस कर रहा है तो उस टाइम पे फिनोटाइप जो होगा वो हमारा इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहे हैं इट शोज फिनोटाइप विल बी डिपेंडेंट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ अनमॉडिफाइड एलील। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट क्लियर कर रहा है वो यही क्लियर कर रहा है कि जो फिनोटाइप है वो अनमॉडिफाइड एलील पे क्या करेगा? डिपेंड करेगा। मतलब क्या हुआ इस बात का? बहुत ही सिंपल सा मतलब हुआ। मतलब ये हुआ बच्चा जी कि ये हमारी हाइट, क्या कौन सा प्लांट था? सपोज कर लो हाइट थी इसकी 5 फुट। ठीक है, इसकी थी 5 फुट 5 इंच हो गई। ठीक है, चलो इसकी 6 फुट थी। ठीक है, अब हम लोग अगर मॉडिफाइड और अनमॉडिफाइड की बात करें तो क्या मतलब होगा इसमें? मॉडिफाइड और देखो, मॉडिफाइड वाला केस हमारा कब आएगा, सॉरी अनमॉडिफाइड केस हमारा कब आएगा? कि जब इसके जो F1 जनरेशन है, बहुत ध्यान से सुनना, समझ में आएगा, क्योंकि कल की क्लास के बच्चों को बिल्कुल क्लियर हो गया था, तो आपको भी क्लियर होगा। नॉन मॉडिफाइड का मतलब हमारा कौन सा हुआ? कि अगर इसका F1 जनरेशन में हमारे पास या 5 फुट आ जाए या 6 फुट आ जाए, तो ये कौन सा है? नॉन मॉडिफाइड है, क्योंकि ईदर ऑफ द पेरेंट से रिजेंबल कर रहा है। ये बात समझ में आई है? यस मैम। यस मैम. यस मैम। यस मैम। मॉडिफाइड कौन सा हो जाएगा हमारा? मॉडिफाइड मतलब क्या? इन दोनों को छोड़ के मैम कोई भी। ठीक है, इन दोनों क्लियर को मैम. कोई भी अगर हमारा आ जाता है 5 फुट 1 इंच से लेके हमारा 5 फुट कितना 11 इंच तक जाती है हाइट, सपोज अभी बीच के ले लेते हैं। ठीक है, 6 फुट 1 इंच. 5 फुट 9। अरे ठीक है 11 लिख दिया मैंने। ठीक है, 5 फुट 11 इंच तक अगर हमारी हाइट सपोज जा रही है, तो ये सारे के सारे कौन से हमारे आ गए मैम? ये हमारे मॉडिफाइड आ गए। बट यहाँ पे ये क्या कह रहा है? यहाँ पे ये हमारी बात नहीं चल रही, क्योंकि हमें मॉडिफाइड अनमॉडिफाइड क्लियर है। बात यहाँ पे जो चल रही है वो उनकी चल रही है जिनके पास कौन से वाले फिनोटाइप है? नॉन फंक्शनल है। तो नॉन फंक्शनल वाले पे या फिर नो एंजाइम वाले पे वो क्या करेंगे? वो हमारे अनमॉडिफाइड वाले पे ही जाएंगे। बात पल्ले पड़ी? यस मैम. यस मैम पढ़ रही. कि अगर यहाँ पे हमारे पास नॉन फंक्शनल एंजाइम होंगे या फिर नो एंजाइम होगा, तो भी ये हमारे ईदर ऑफ द पेरेंट को रिजेंबल करेंगे। चलिए जी, ठीक है,
मैम अगर 5 से कम और 6 से ज्यादा हो गई तो? अरे अभय जी, वो भी तो मॉडिफाइड ही हुआ ना। 5 से कम हो गया, मैंने अभी मैम नॉन मॉडिफाइड पेरेंट्स रिसेंबल करता है। देखो मैंने अभी बोला तो था ना कि 5 फुट अगर हाइट है तो 4 फुट भी हो सकती है, 5 फुट भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। क्या कह रहे हो बच्चे? मैम अनमॉडिफाइड में पेरेंट्स को रिसेंबल करेगा। अनमॉडिफाइड, अनमॉडिफाइड का मतलब समझते हो? यस मैम। जिसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ तो वो पेरेंट को रिजेंबल करेगा। ठीक है, जिनमें मॉडिफिकेशन हो गया तो वो पेरेंट्स को छोड़ के बाकी सब में जाएगा। बस इतनी सी कहानी समझ लो। और तीसरा केस हमने क्या पढ़ा? लो मेरा नेट पूरा खत्म हो गया। ओके मैम। नहीं, मेरे पास दूसरा है, ठीक है, फोन का खत्म हुआ था। ठीक है, और तीसरा हमने केस कौन सा पढ़ा? जब हमारे पास कोई एंजाइम नहीं है या नॉन फंक्शनल एंजाइम है तो उस केस पे भी वो हमारे पेरेंट्स पे जाएगा। ठीक है, ओके मैम। आ जाओ जी। Here, unmodified allele represents the original phenotype। फिर से वही बात कि अनमॉडिफाइड एलील मतलब जो हमारे ओरिजिनल फिनोटाइप्स हैं। ठीक है, विच इज डोमिनेंट एलील। अब आ गई बहुत ही तगड़ी वाली बात कि यही हमारे क्या हैं, ये दोनों। क्या अभी तक हमने मेंडल में एक बार भी ऐसा पढ़ा कि दोनों पेरेंट्स डोमिनेंट थे? नो मैम। नो मैम, एक डोमिनेंट होगा, एक यहाँ पे ये दोनों डोमिनेंट है, ये दोनों डोमिनेंट है, और इनको छोड़ के जितनी भी हाइट्स आ रही है वो सारी रेसेसिव है। बिल्कुल दिमाग में डाल लो ये बात, जिसको क्लियर नहीं हो रही है लास्ट क्लास में भी उसको नेक्स्ट क्लास में कर सकते हैं कि अनमॉडिफाइड, ऑल द अनमॉडिफाइड आर डोमिनेंट, ईदर इट इज ऑफ 5 फुट और इट इज ऑफ 6 फुट। और इसके जो इंटरमीडिएट्स होंगे जिनको हमने क्या मॉडिफाइड बोला, वो सारे के सारे मैम रेसेसिव कैरेक्टर को शो करेंगे। इसको आप कैसे, अगर आपको क्या बोलते हैं, इस वाले पार्ट से ही हमें बिल्कुल कनेक्ट करना है, ये वाला पार्ट। ठीक है, इसको ही देख लो। ठीक है, तो यहाँ पे मॉडिफाइड कौन से हो गए? यहाँ पे मॉडिफाइड है मैम ये। ठीक है, हम तो एक ही कलर दिखा रहे हैं, पिंक, है ना, और ये दोनों हमारे कैसे हैं? नॉन मॉडिफाइड है। ठीक है, हाँ जी, तो ये दो, अरे वाह क्या बात है बच्चा। कौन बोला वैसे ये? प्रियंका? वैशाली। वैशाली, बिल्कुल सही वैशाली, कि ये दोनों मैम डोमिनेंट है, दोनों डोमिनेंट है। ठीक है, और ये हमारे कौन से हैं? रेसेसिव। बिल्कुल वैशाली के दिमाग में गया है। ठीक है जी, चलो जी, अब लास्ट लाइन भी देख ही लो क्या कह रहा है कि रेसेसिव ट्रेट इज सीन ड्यू टू द नॉन फंक्शनल एंजाइम बिकॉज नो एंजाइम इज प्रोड्यूस्ड। अब रेसेसिव ट्रेट हमारी कब शो हो रही है? क्योंकि यहाँ पे नॉन फंक्शनल एंजाइम है, कोई भी एंजाइम का प्रोडक्शन नहीं होता। चलो जी, अब आ जाते हैं हमारा लास्ट पार्ट, कोडोमिनेंस। मुझे पता है टाइम हमारा हो जाएगा ओवर, बट कोडोमिनेंस तो आज खत्म करना ही है। 2 पेज है और हम 4 मैम इसमें तो अलग अलग होते हैं ना? सब पे एप्लीकेबल होगा बच्चे। और सुनो पहले मेरी बात, बिफोर कि तुम लोग निकल लो यहाँ से, जो तुम लोग का होमवर्क है कल की क्लास का, क्योंकि देखो मुझे पता है कि अभी भी जितना मैंने एफर्ट्स मारे हैं उसके बाद भी आपकी क्लास के बच्चों को 60 to 70% जो है वही समझ में आया होगा। ठीक है, आई एम 100% श्योर। एंड कोई बड़ी बात भी नहीं है बिकॉज जेनेटिक्स इज नॉट दैट इजी। स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स आसान लगते हैं, उसके बाद वो सारे हार्ड ही होते हैं। ठीक है, स्लोली स्लोली हम हार्ड पे ही जाएंगे। हमें तो वो भी नहीं लगे। थैंक यू शिवानी। ठीक है, अगर आपको क्या बोलते हैं, क्योंकि आज जैसे ही ना हमारा वो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस स्टार्ट होगा, या फिर जो क्या बोलते हैं बाकी वाला पार्ट स्टार्ट होगा, तो वो अब हमारा कैसा स्टार्ट होगा बच्चा? वो हमारा अब हार्ड पार्ट स्टार्ट होगा। ठीक है, ओके मैम। सोच रहे होगे मैम ये क्या है, ये तो ये भी तो हार्ड हम है। 1-2 बार करेंगे ना तो आ जाएगा ना मैम बहुत इजी है। इतना रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं आपके लिए, कल की क्लास के लिए मैं बहुत ज्यादा टारगेट नहीं बना रही क्योंकि हमारी 1 घंटे की क्लास होती है, तो मुझे अलाउ है ये वाला पार्ट करना। डाई हाइब्रिड क्रॉस ऑफ इन मतलब कौन सा वाला पार्ट? इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स। मैं बहुत छोटा सा ही काम दिया है आपको। ठीक है, प्लस 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 हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, देखो इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स, सुनो थोड़ा सा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और हमारा ये just 1 second, मैम कोडोमिनेंस नहीं होगा आज? रुको यार 1 सेकंड, मुझे एनसीईआरटी खोलनी पड़ेगी। मैम आपके पास नहीं होगी अभी? नहीं मेरे पास ही है, आज मैं लेके बैठी थी। बस 1 मिनट, कोडोमिनेंस में अभी करा रही हूँ, अभी जाना नहीं है किसी ने भी प्लीज। ठीक है, हमें लेक्चर अपलोड हो गया होगा, इसके नोट्स मतलब? नोट्स तो मैंने अपलोड कर दिए हैं बच्चे, बट लेक्चर अपलोड नहीं हुआ है। बस 1 सेकंड दो मुझे। सुनो मैं अभी यहाँ पे आपको पहले कोडोमिनेंस बता देती हूँ, बट उससे पहले ना थोड़ा सा पहले होमवर्क वाला पार्ट ले लो। जस्ट 1 सेकंड दो। मैम क्या है होमवर्क?
सब्र सब्र बच्चे। हाँ, तुम लोग को इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन, ठीक है, ये टॉपिक नोट कर लो, प्लस हमारा लॉ ऑफ मैम इंडिपेंडेंट लिख दीजिए, हम असॉर्टमेंट। स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अबे जी इतना आलसी नहीं बनना चाहिए प्लीज, खुद ही लिखो। इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड हमारा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ये हमारी कल की क्लास का टॉपिक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ रट के आना, बस एक वर्ड बता दो। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन से पहले तक वाला जो पोर्शन है, ठीक है, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन से लेके लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन से पहले वाला, लिंकेज वाला हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मैम पेज नंबर क्या है? बस एक बार देख के आना, मेरे पास पुरानी एनसीईआरटी है। मैम मेरे को भी पेज वही है। 62 से लेके पेज नंबर 66 तक कंप्लीट। ठीक है, अरे मेरा 67 तो 70 to 73 पे तो स्टार्ट ही है। सिर्फ आपका 3 टॉपिक है, सुन लो फिर से, लास्ट बार मैं बोल रही हूँ। इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। एक बार रीडिंग मार के आनी है कल आपको क्लास में, सिर्फ मैं कह रही हूँ रीडिंग मार के। चलो अब आ जाओ फटाफट से, हमारा कौन सा वाला पार्ट मैम है? ये बुक में ही नहीं है। अब है, रुको आप। ठीक है, अब हमारा आ गया कोडोमिनेंस वाला पार्ट। कोडोमिनेंस वाला पार्ट हमारा सिंपल सा क्या कह रहा है कि यहाँ पे ना कोई किसी को सप्रेस नहीं करेगा, कोई किसी को एक्सप्रेस नहीं करेगा, कोई ब्लेंडिंग नहीं होंगे। हाँ जी शिवानी, थैंक यू सो मच, मुझे ऐसी उम्मीद थी आपसे। ठीक है, यहाँ पे कहानी क्या चल रही है मैम कि हमारा जो है ना, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा ब्लड ग्रुप। ठीक है, आपको पता है कि ह्यूमंस में कितने ब्लड ग्रुप है मैम? 4। अभी नेगेटिव वाले को छोड़ो, रेसस फैक्टर पे मत जाना, रेसस फैक्टर हम फिर कभी करेंगे। ए बी और ओ, ठीक है, ये हमारे 4 हैं। अब कहानी यहाँ पे ये है ना कि जो जीन हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड ग्रुप डिसाइड करने के लिए, उस जीन का नाम है हमारा जीन आई। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। जीन आई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड ग्रुप। ठीक है, थैंक यू आदित्य। और जीन आई के पास ना, अभी तक हम लोगों ने मेंडल में कितने पढ़े कि हर एक जीन में कितने एलील होते हैं? 2। हाँ, यहाँ पे हमारे जीन के पास, आई के पास 3 टाइप के एलील हैं, बट एक्सप्रेस दोनों में से 1-2 ही करेंगे, इन तीनों में से 2 ही करेंगे। ठीक है, फिर अब आ गया क्या कहानी कि जीन आई में कौन कौन से एलील है मैम? आई ए, आई बी और एक स्मॉल आई। कहानी इनके साथ ये है कि ये भी डोमिनेंट है, ये भी डोमिनेंट है, बस एक ये है जो रेसेसिव है। ठीक है, तो पहले हम डायग्राम के थ्रू ही समझ लेते हैं मेरे वाले, फिर हम दोनों 3 स्लाइड्स हमारी 2 मिनट में हो जाएंगी। ठीक है, और तुम लोग का क्लास आज थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ था, तो आई होप किसी को भी इतना तेज भूख वूख नहीं लगा होगा अभी। ठीक है, चलो जी आ जाओ। चलिए जी, क्या कह रहे हैं ये कि आई जो ये वाला है, ओके बच्चा जी, थैंक यू जी जिसने भी भेजा था। देखो अब कहानी हमारी ये क्या चल रही है, कुछ नहीं है भाई जी। ठीक है, क्या है यहाँ पे कि हमारा ब्लड ग्रुप ए कब बनेगा? ए हमारा तब बन सकता है मैम जब दोनों ही जीन हमारे होमोजाइगस ये वाले हों। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा ब्लड ग्रुप बन जाएगा? ये ब्लड ग्रुप बन जाएगा आई। ठीक है, जब ये वाले जीन हमारे रहेंगे दोनों, या ये एलील रहेंगे, तो हमारा ब्लड ग्रुप बनेगा ए। दूसरा इसका जो चांस होगा वो ये और स्मॉल वाला बन जाएगा, स्मॉल आई। ठीक है, ठीक है मैम, इतना पॉइंट क्लियर हुआ? यस मैम। अब अगर बी की हम बात करें तो बी में कौन सी कहानी चलेगी मैम? बी में हमारी कहानी चलेगी मैम आई बी, आई बी। ठीक है, सिमिलर विल बी आई बी एंड स्मॉल आई। बट जब हम आते हैं ए बी में, क्योंकि ए बी में हमारे कौन से वाले रहेंगे? जो कि दोनों ही हो, दोनों के दोनों। हाँ, एक आई बी है। ठीक है, यहाँ पे एक कैपिटल आई ए, एक कैपिटल आई बी, और आई में क्या आ जाएगा? वो आ जाएंगे जब दोनों रेसेसिव हो। ये हमारे 6 ट्रेट्स हैं। अब मैम एक्चुअली इनकी जो कहानी है ना, वो कहानी ये है बच्चा कि ये हमारा ब्लड सेल्स हैं। ठीक है, चारों के आप ले लो। नहीं जी अभय जी, कोई वॉइस ब्रेक नहीं हो रही। जब आई ए होगा ना, तो आई ए वाले पार्ट में कैसा रहेगा? जो बाहर हमारा शुगर रहेगा वो किसका रहेगा? सिर्फ आई ए का। ठीक है, क्लियर हुआ? बट हमारा जब आई बी रहेगा तो बाहर कौन सा रहेगा मैम बच्चा जी? यहाँ पे आई बी का शुगर रहेगा। कैसे बन रहा है? मेरे से बन भी नहीं रहा प्रॉपर ये एंटीजन। ठीक है, बट जब हम आते हैं, ये रहा ए ब्लड ग्रुप का, ये रहा बी ब्लड ग्रुप का, ऐसे मैम को अच्छा सा सुंदर सा बना के आना। तो ये आ गया हमारा ए बी का, तो ए बी में मैम हमारे दोनों रहेंगे, दोनों के दोनों रहेंगे मैम। ठीक है, किसी भी कोई चॉइस नहीं होगी, और इसमें कोई सा होगा ही नहीं, कुछ नहीं होगा। बिल्कुल सही।
ठीक है, तो ये हैं आपके रेड ब्लड सेल्स। क्या है ये मैम? रेड ब्लड सेल्स। और इनके ऊपर हमारे लगी हैं शुगर, जो हमारा डिसाइड कर रही है क्या, कि कौन सा ब्लड ग्रुप है। अब जितना, अगर आपको ये पूरा समझ में आ गया है ना बेटा, तो ये लाइंस हमें सिर्फ एक रीडिंग करनी है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो फटाफट के लिए हम रीडिंग कर सकते हैं। मैम मैम एक बार उसको रिवाइज करा दो। ये वाला पार्ट वैशाली? यस मैम। अभी आएंगे बच्चा हम इस पे। वैशाली नहीं, ये कोई और है, अरीबा शायद। हाँ जी अरीबा। अरीबा अभी हम इस पे दोबारा से आएंगे, ठीक है, बस एक सेकंड दो, ठीक है, वरना ये बच्चे ना तुम्हारे भाग जाएंगे। क्या कहानी है इनकी? पहले हम कोडोमिनेंस को एक बार थोड़ा सा लाइन वाइज लाइन देखते हैं, फिर उसके बाद। अच्छा, कोडोमिनेंस का जो दूसरा एग्जांपल है, दैट इज ऑफ ये आपका जो कौन सी भैंस होती है, मुर्रा भैंस होती है शायद, ठीक है, वो भी हमारा आता है। मुर्गा भैंस थोड़ी होती है। अरे जो भी होती है, गाय होती है या भैंस होती है, कोई तो होता है एक, ठीक है, जर्सी या किसी का, गाय मैम। ठीक है, जो भी होता है, मेरे को इतना ज्यादा नहीं पता है इसका, सॉरी। बस ये होता है कि ये जो दूसरा इनहेरिटेंस वाला ये है कोडोमिनेंस का, वो ये शो करता है। अब जी इतना हंसने की नहीं होती है। चलो अब सुनो मेरी बात ध्यान से, गौ माता। ओके जी, रितु जी क्या कह रहे हैं? आ जाओ, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं फटाफट, बस ये 2 स्लाइड्स पढ़ लो, उसके बाद जाओ, ठीक है। The condition in heterozygotes where both the members of allelic pair contribute to the phenotype। अभी तक हमारे पास क्या था? अभी तक हमारे पास मिक्सिंग हो गई थी, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों के दोनों एलील्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं बच्चे? कंट्रीब्यूट कर रहे हैं फिनोटिपिक अपीयरेंस के लिए, दोनों अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। तो वो हमारा किसका पार्ट आ जाता है बच्चा जी? वो हमारा आ जाता है मैम कोडोमिनेंस। को मीन्स साथ साथ, हम साथ साथ हैं, वो वाला हाल, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं कि F1 resembles both the parents। एक और नई बात, ठीक है, बिल्कुल ही नई बात। हम भी हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या पढ़ा कि F1 will not resemble either of the parents। यही पढ़ा मेंडल में, क्या पढ़ा हमने मेंडल में? पढ़ा कि F1 will resemble, क्या बोलते हैं, either of the parents। उसमें पढ़ा इनकम्प्लीट में कि it will not resemble either of the parents। बट हमारा इसमें क्या आ रहा है? इसमें कह रहा है कि F1 जो है दोनों पेरेंट्स को रिजेंबल करेगा, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि कोई क्लास तो नहीं है ना अभी 8:30 से? पता नहीं मैम, ठीक है, 8:30 तक कंटिन्यू करेंगे, बस उसके बाद खत्म। अब आगे शायद यार एक बार देख के बता दो हमें प्लीज। एग्जाम्पल क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ है दूसरे कोई क्लासेस होती है 6:30। अभी 8:30 से कोई क्लास नहीं है ना तुम्हारी? फिर ठीक है मैम, लिंक आ गया है फिजिक्स का, मत लेंगे नहीं, वो कल सुबह 9 बजे वाले ले लेंगे हम। चलो ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरबीसीज दैट डिटरमाइन द एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है हमारा? एबीओ ब्लड। देखो जो आपको याद करने वाली बात है ना, वो यही है बच्चा, क्योंकि मैच द कॉलम में आपको यही आएगा। मेंडल में ईदर और इनकम्प्लीट में दोनों में से कोई भी पेरेंट्स नहीं, नाइदर नॉर वाला हो जाएगा, और यहाँ पे बोथ, ठीक है, वो लास्ट में आपको कंफ्यूजन ना हो। इट इज कंट्रोल्ड बाय जीन आई, यही बात मैंने आपको बताई थी। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी, जो मैंने आपको सर्कल बना के बनाया था, ये आरबीसी है, उसका जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर क्या है हमारे शुगर पॉलीमर्स लगे हुए हैं। वो कैसे हैं हमारे? दे आर ऑफ, मतलब वही है जो है जो हमारे कंट्रोल कर रहे हैं कि कौन सा जीन यहाँ होगा। और ये जीन्स के पास कितने हैं हमारे पास? 3 एलील्स है, IA, IB और स्मॉल आई। आपको पता है कि ये दोनों जो है IA और IB जो है दे प्रोड्यूस डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ शुगर, और एलील I जो है वो कोई शुगर नहीं छोड़ रहा है। तभी हमने आपको कैसा दिखाया था? समझ नहीं आ रही कैसे। क्या अरीबा? मैम 3 एलियंस नहीं समझ आ रही कैसे बच्चे? 3 मतलब 2 होते थे ना। अरे अरीबा कैसी बातें कर रही हो यार, ठीक है। 3 एलील्स का मतलब तुमको क्या लग रहा है कि यहाँ पे ये क्या क्रोमोसोम में ऐसे हो जाएगा? नहीं बच्चे, 3 एलील्स हैं का मतलब ये हुआ कि हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी हैं, ठीक है। उन तीनों में से सेलेक्ट कोई 2 ही होती हैं एक बार में। हमने जितने भी ये पेयरिंग की वो सब 2 ही में तो की, क्यों अरीबा? मैम ऐसे कैसे हो सकता था? 3 एलील्स, 3 एलील्स है मतलब क्या? 3 जो है आपके पास पॉसिबिलिटीज हैं। अब जो सिलेक्शन होगा, अरे तुम लोग बड़े बच्चे हो यार। अब हमारा ये सिलेक्शन तुमने पेरेंट्स वाला वो कभी वाला ब्लड ग्रुप वाला किया नहीं है कि अगर मॉम का ब्लड ग्रुप वो हमारा ब्लड ग्रुप बी है, तो उनके पास कौन से एलील्स होंगे? सपोज कर लो कि IB हो सकता है और स्मॉल आई भी हो सकता है। अगर ये है मॉम का केस, फादर के पास हमारे जो है एलील्स हैं वो कौन से हैं आपके? कौन से वाले जाएंगे? सपोज कर लो A ब्लड ग्रुप है, ठीक है, तो IA और दूसरा भी IA ही मान लेते हैं,
ठीक है, अब तुमको क्या लग रहा है कि हमारे पास, चलो मैं आपके फादर का ब्लड ग्रुप क्या वो बना देती हूँ, AB पॉजिटिव, ठीक है। अब ये अगर हमारा आया है पॉसिबिलिटी, तो इनके बच्चे कैसे होंगे? बी पॉजिटिव। मैम बी पॉजिटिव। इनके जो बच्चे होंगे कि हम जब जेनेटिक्स में लेके चलते हैं तो हम 4 बच्चों का केस लेके चलते हैं, राइट, यूजुअली। तो इनके जो बच्चे होंगे उनके पास क्या होंगे, अलग अलग टाइप का वो होगा ना पॉसिबिलिटी, बट आएंगे तो एक साथ 2 ही ना, तीनों तो नहीं आ जाएंगे, ठीक है। नो यहाँ मैम, पे आ जाएगा, यहाँ पे स्मॉल आई, और यहाँ पे कैसे कैपिटल IA, कैपिटल स्मॉल आई। अब जो पेयरिंग बनाएगा उसके रिकॉर्ड अकॉर्डिंग हमारा ब्लड ग्रुप आ जाएगा। Yes, मैम ma'am. फिर भी IB की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। क्या चीज है ज्यादा? मैम IB की पॉसिबिलिटी। हाँ, इस केस में पॉसिबिलिटी ज्यादा है। मैं बस आपको एक एग्जांपल दे रही थी बच्चे कि Yes. यहाँ पे जीन्स जो हैं उनकी एलीज भले ही डिफरेंट है। अब एलीज तुम डिफरेंट पता है कैसे? अब तुम ना मेंडल की दुनिया से बाहर आ जाओ कि हमारे पास सिर्फ या तो ये या तो ये एलीली है, या फिर ज्यादा से ज्यादा ये है। मेंडल की दुनिया से बाहर आने को मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारे पास क्या है, अब यहाँ से हमारी प्लियोट्रॉफी सुना है, मल्टीपल एलीज हम कहते हैं, इसमें डिफरेंस तो बहुत सारे उसमें आ जाएंगे। हाँ ठीक है, बहुत सारी चीजें आएंगी। मैम क्या वर्ड था? प्लियोट्रॉफी पढ़ोगे, वो अभी आप आगे पढ़ोगे। आगे हाँ, इसी के जस्ट आगे है, माइट भी कल की क्लास में हो। चलो अब आ जाओ फटाफट से। ह्यूमंस आर डिप्लॉयड एंड ईच पोजेसेस एनी ऑफ द 2, वही चीज जो मैंने आपको बताई कि दोनों में मतलब इन 3 में से कोई 2 होंगे, और वो 2 कौन से होंगे वो आपके पेरेंट्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। IA एंड IB आर कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर स्मॉल वाला I, थोड़ा सा ये अलग थोड़ा सा कर लेना, ठीक है। एज IA डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर। फिर कह रहे हैं व्हेन बोथ, जब ये दोनों साथ में आते हैं तो दोनों ही टाइप की शुगर एक्सप्रेस करेंगी। दिस इज बिकॉज ऑफ कोडोमिनेंस, ठीक है। कोडोमिनेंस के चलते ये दोनों शुगर एक साथ एक्सप्रेस करेंगी। दैट रेड ब्लड सेल्स विल हैव AB टाइप ऑफ हमारा, नहीं जी 2 जीन वाला कल, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स जो है वो हमारे AB ब्लड ग्रुप को शो करेगा। सो देयर आर ऑल 3 डिफरेंट एलील्स एंड 6 डिफरेंट कॉम्बिनेशन। हाँ जी मैम, हमने भी 6 डिफरेंट कॉम्बिनेशन ही पढ़े हैं। ये रहे 6 डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो पॉसिबल हैं। 3 एलील्स हैं। यस मैम। ऐसे बड़ा सा लिख के आना मैम के लिए। मैम 3 एलील्स हैं हमारे पास, जीन I है, 3 एलील्स हैं, और हमारे कितने कॉम्बिनेशन हैं? 6 कॉम्बिनेशन। इसी का स्क्रीनशॉट ले लो, 2 बार जाके देख लेना, पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं मैम, इट इज ऑल्सो अ गुड एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल जीन्स। अभी जैसे हम वही मल्टीपल जीन्स ले लो जी, आ गया, ठीक है। यहीं से आपका स्टार्ट हो जाता है। अब ये जो है सेम वही चीजें जो मैंने आपको बताई है, ठीक है, कि अगर हमारा बस एक बार देख लो, पेरेंट के पास ये वाला है, पेरेंट A के पास, पेरेंट B के पास इसका है, तो ऑफस्प्रिंग्स कैसे होंगे? ये पेरेंट तो ये तो ये सारा एक बार देख लेना। अगर नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछ लेना, बट ये बच्चा है यही चीज, सेम चीज, ठीक है। किसी को भी समझ में आया तो मुझे कल की क्लास में पूछ लेना। अभी मुझे बस ये लास्ट पेज कराना है 4-5 लाइन से। अच्छा नहीं, ये कल ही करेंगे हम, स्टार्च ग्रेन वाला एक थोड़ा सा ओके मैम करेंगे। तो भाई क्लास में इतना रिपीट करवाया है, वो भी इतना बेसिक वाला, जिसके चक्कर में हम पीछे हो गए, पता है। वरना कल की क्लास में हमने क्वेश्चंस भी किए थे बहुत सारे इसी वाले पे, ब्लड ग्रुप वाले पे। मैम कल की